तो हम बात कर रहे थे तीसरा, कणों के आकार। कणों के आकार तो बहुत सीधा सा कंसेप्ट है। यदि कण का आकार बड़ा होगा और ये कण का आकार, तो कण का आकार यदि ज्यादा होगा तो ये कण किसी अन्य पदार्थ में विस्तृत होने के लिए अधिक समय लेगा, मीन्स विसरण की दर कम हो जाएगी। और यदि कण छोटा हुआ तो दूसरे पदार्थ में, जिस भी पदार्थ में हम इसको डाल रहे हैं, उसमें ये शीघ्रता से अर्थात कम समय में ही विस्तृत हो जाएगा। तो यदि कण का आकार बड़ा है तो क्या होगा, विसरण कम होगा, और कण का आकार यदि छोटा है तो विसरण बढ़ जाएगा। ये इसका कंसेप्ट हुआ। चौथा है घनत्व। घनत्व और विसरण में जो संबंध होता है वो होता है विसरण समानुपाती है 1/√. घनत्व के। अर्थात घनत्व जब ज्यादा है कण का तो विसरण की दर क्या होगी, कम, और कण का घनत्व यदि कम है तो विसरण की दर ज्यादा होगी। ये 4 कारक हैं जो विसरण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। पहला मैंने आपको बताया ताप बढ़ाने से कण की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो विसरण की दर भी बढ़ेगी। दूसरा है दाब। दाब मैंने आपको बताया कि किसी भी विस्तृत होने वाले कण पर हम दाब डालेंगे तो वो विसरण की क्रिया को बढ़ा देगा, अर्थात दाब बढ़ाने पर भी विसरण की दर बढ़ती है। तीसरा कणों का आकार। अगर बड़ा कण होगा तो विस्तृत होने में, मिलने में ज्यादा समय लेगा, अर्थात विसरण की दर कम होगी, लेकिन आकार यदि छोटा होगा तो वो आसानी से विस्तृत हो जाएगा। चौथा घनत्व। घनत्व समानुपाती है 1/√. विसरण के कह सकते हैं, या विसरण समानुपाती 1/√. घनत्व के। यदि कण का घनत्व ज्यादा है तो विसरण की क्रिया कम होगी, और कण का घनत्व कम है तो विसरण की क्रिया अधिक होगी। इसके बाद विसरण का महत्व। सबसे पहले मैंने आपको यहां पर एक उदाहरण देकर समझाया था, पौधों में ऑक्सीजन। तो पौधे में हम जानते हैं कि पौधा वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करता है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। कौन सी क्रिया के दौरान, श्वसन क्रिया के दौरान। तो ये जो गैसों का जो विनिमय होता है, ये गैसों का विनिमय किसके कारण होता है, विसरण की क्रिया के कारण ही होता है। इसके अलावा दूसरी जो घटना है वो है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है, पानी का पत्तियों या पौधे के वायवीय भाग से वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो ये वाष्पोत्सर्जन कब होता है, जब पौधे के वायवीय भाग में पानी की सांद्रता अधिक होती है और वायुमंडल में पानी की सांद्रता कम होती है। तो उस स्थिति में जो पानी है वो उसके वायवीय भागों से वायुमंडल में चला जाता है। किस क्रिया के द्वारा, या कौन सी क्रिया कहलाती है, विसरण। इसके अलावा जो खनिज लवण है उनका जब निष्क्रिय अवशोषण होता है तो वो भी कौन सी क्रिया के द्वारा होता है, विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। खनिज लवण का निष्क्रिय अवशोषण का मतलब क्या है कि मिट्टी के अंदर जब खनिज लवण की मात्रा ज्यादा होती है, पौधे का जो जड़ वाला भाग है वहां इसकी मात्रा कम होती है, तो अधिक मात्रा से खनिज लवण कहाँ चले जाते हैं, जड़ में चले जाते हैं, जहां इसकी मात्रा कम होती है। उसके बाद हम चलते हैं विसरण दाब। अगला टॉपिक है हमारा विसरण दाब। देखो क्या मतलब विसरण दाब का, विस्तृत होने वाले कण, जैसे
मैंने आपको बताया यहाँ गैस के कण है और ये द्रव पदार्थ है, तो गैस की सांद्रता यहाँ ज्यादा है और द्रव की कम है। द्रव में गैस की, यहाँ गैस की मात्रा ज्यादा है, इस द्रव में गैस की मात्रा कम है। तो जब ये गैस इस द्रव में विसरित होगी तो इस द्रव पर क्या डालेगी, दाब डालेगी, प्रेशर डालेगी। इस दाब को कहते हैं अपन विसरण दाब। ये विसरित होने वाले कण जिस पदार्थ पर विसरित होते हैं, तो विसरित होने वाले कण कौन है, गैस। किस पदार्थ पर विसरित होते हैं, हो रहे हैं, किस पदार्थ में विसरित हो रहे हैं, द्रव में। तो इस पर क्या करते हैं, ये दाब डालते हैं, इसी को हम विसरण दाब कहते हैं। ये हुआ आपका विसरण। अगला टॉपिक चलते हैं अपन परासरण। परासरण, ऑस्मोसिस। देखिए, परासरण के लिए है तो ये विसरण की तरह ही, लेकिन इसमें बीच में एक झिल्ली काम करती है, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली। तो यहां पर बहुत सिंपल सी परिभाषा है, यहां पर विलायक के अणु गति करते हैं। यहां पर विलायक के अणु, और विलायक जो है हम मुख्य रूप से किसको लेते हैं, विलायक के रूप में हम मुख्य रूप से जल का चयन करते हैं, जल को लेते हैं। तो विलायक के अणु करते हैं गति, कहा, कम सांद्र विलयन से, कम सांद्र विलयन से इधर अधिक सांद्र विलयन की ओर, कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर, या हम इसको कहें कि विलायक के अणु अपनी, शब्द बोल रहा हूं मैं, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। किसमें से होगा, SPM से होगा, SPM से। तो देखिए, मैंने एक पात्र लिया, इस पात्र में मैंने बीच में SPM लगा दी, अर्धपारगम झिल्ली का मैंने चयन कर लिया। दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि अर्धपारगम झिल्ली क्या है। तो अर्धपारगम झिल्ली या चयनात्मक पारगम झिल्ली वो होती है जिसमें केवल विशेष प्रकार के पदार्थ ही इस झिल्ली में से होकर निकल पाते हैं, अर्थात ये झिल्ली सभी पदार्थों को अपने अंदर से जाने से रोकती है, केवल विशेष पदार्थों को अपने से जाने से, अपने से जाने देती है। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक विलयन लिया। हम जानते हैं विलयन किससे बना होता है, विलयन प्लस विलायक से। तो यहां मैंने विलयन ले लिया, किसका, शक्कर का। और यहां मैंने केवल शुद्ध विलायक लिया। शुद्ध विलायक लिया मीन्स यहां पर केवल पानी पानी है, और यहां पर क्या उपस्थित है, पानी प्लस शक्कर। अब ध्यान से इसको
समझिए कि बीच में कौन है, अर्धपारगम झिल्ली, इधर है विलयन शक्कर का, और केवल पानी। तो यहां मैं दो बातों से आपको समझाएंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें विलयन के रूप में अगर अपन बात करें तो कौन सा ज्यादा सांद्र विलयन है और कौन सा कम सांद्र विलयन है। अब सांद्र शब्द को मैं और क्लियर कर देता हूं आपको। सांद्र शब्द का मतलब क्या होता है, देखिए सांद्र और तनु दोनों की दोनों सापेक्ष वर्ण है, तुलनात्मक शब्द हैं। सांद्र का मतलब होता है विलेय ज्यादा, और तनु का मतलब होता है विलायक ज्यादा। जैसे दो पात्र हैं, दो पात्र या अपन कहें एक पात्र है, इसमें दो प्रकार के विलयन है। तो यहां ये जो विलयन है इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि ये विलयन मिलके बना है पानी और शक्कर से, और यहां पर देखें तो ये विलयन कैसा है, केवल इसमें पानी ही पानी है, अर्थात शक्कर नहीं है। तो जिसमें पानी के साथ शक्कर मिली हुई है मीन्स विलेय ज्यादा है, और यहां शक्कर है ही नहीं, तो इसका मतलब यहां विलेय नहीं है। तो ये विलयन कैसा कहलाएगा, ये कहलाएगा सांद्र विलयन। किसकी तुलना में, इस पानी की तुलना में। या मैं एक और उदाहरण से आपको समझाऊं, विलयन के रूप में ही ये मैंने अर्धपारगम झिल्ली ली, यहां पर भी मैंने शक्कर का विलयन लिया और यहां पर भी मैंने शक्कर का विलयन लिया। पानी और शक्कर जो है उसके विलयन की बात करें तो इसमें मैंने 50 ग्राम शक्कर और 50 ग्राम पानी मैंने लिया है, और ये जो है यहां मैंने 30 ग्राम शक्कर और 70 ग्राम पानी लिया है। दोनों से मिलकर विलयन बना है। एक 50 और 50 के रूप में है, वो भी 100 ग्राम विलयन है, और एक 30 और 70 के रूप में है, तो ये भी क्या है, विलयन है। अब दोनों में तुलना करें तो बात देखिए कि किस में विलय ज्यादा है, यानी किस में शक्कर ज्यादा है, तो आप कहोगे 50 ग्राम शक्कर ज्यादा है और 30 ग्राम शक्कर कम है। तो यहां 50 ग्राम शक्कर ज्यादा है, इसका मतलब विलय इसकी तुलना में ज्यादा है, और विलय इसकी तुलना में ज्यादा है, तो इसका मतलब कैसा विलयन है, सांद्र विलयन। और ये कैसा विलयन हो गया, कम सांद्र। तो ये हो गया अधिक सांद्र और ये हो गया कम सांद्र। आई मेरे बात समझ में। तो सांद्र और तनु दोनों किसके आधार पर होते हैं, सापेक्ष के आधार पर होते हैं। हम दूसरे से तुलना करके ही बता सकते हैं कि कौन सांद्र है और कौन तनु है, या कौन कम सांद्र है, कौन ज्यादा सांद्र है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि पानी शक्कर के साथ मिला हुआ है, यहाँ पर पानी में कुछ भी नहीं मिला हुआ है। तो अगर अपन विलयन के रूप में कहेंगे तो विलयन के रूप में कहेंगे तो ये कैसा विलयन हुआ, ये हुआ अधिक सांद्र विलयन, और ये हुआ कम सांद्र विलयन। तो परिभाषा क्या बताई मैंने, देखिए था कि अर्धपारगम झिल्ली में से ऊपर कौन गति करते हैं, विलायक के अणु, विलायक के अणु गति करते हैं। तो देखिए साहब दो तरह से गति करते हैं। अगर आप विलायक की बात करें तो विलायक के अणु कम सांद्र विलयन से अर्धपारगम झिल्ली से होते हुए अधिक सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं, इस घटना को परासरण कहते हैं। या इसको दूसरी तरह से बोले अपन, विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो उसे भी क्या कहते हैं अपन, परासरण कहते हैं। तो यहाँ दोनों ही बातों को मैं सिद्ध करूंगा।
देखिए यहाँ अगर विलयन के रूप में कहें तो कैसा विलयन, अधिक सांद्र विलयन, और ये कम सांद्र विलयन। तो ऑर्थोकार्बन झिल्ली में से कौन जाएगा, पानी जाएगा। पानी कहाँ जाएगा, यहाँ इसकी सांद्रता क्या है, कम सांद्र विलयन है, तो यहाँ विलयन कम सांद्र, तो कम से किधर जाएगा, ज्यादा सांद्र विलयन की ओर। तो विलयन के रूप में तो इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। अगर आप ब्लैक के रूप में परिभाषित करोगे तो भी दिशा कहाँ होगी, यही होगी, लेकिन अब क्या हो जाएगा, अधिक सांद्र विलयन। किसके अणु, ब्लैक के, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की। और यहाँ विलयन शब्द नहीं आता है। जब विलयन की बात करते हैं तो विलयन में तो देखा जाता है कौन कम है, कौन ज्यादा सांद्र है। तो जब विलयन की बात आएगी तो ब्लैक के अणु हमेशा कम सांद्र विलयन से ज्यादा सांद्र विलयन की हो जाएंगे। और अगर ब्लैक की बात करेंगे पर्टिकुलरली, तब ब्लैक के अणु अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा या अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे। किसमें से होते हुए, अर्धपारगम झिल्ली में से होते हुए। इस घटना को कहेंगे परासन। मैं इतना इसको डीपली क्यों समझा रहा हूं आपको, क्योंकि ये प्रश्न जनरली पूछा जाता है परीक्षाओं में कि परासरण की क्रिया में होता है। कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आपको उत्तर देना है कि परासरण की क्रिया में विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की हो जाते हैं। यदि ये ऑप्शन है तो इसको टिक करें। और ज्यादातर ये ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन क्या दिया जाता है कि विलायक के अणु कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। तो ये हमसे जनरली पूछा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब विलयन के संदर्भ में बात हो तो पानी कहाँ जाएगा, कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर। और जब पानी की खुद की बात करें तो पानी विलायक है और विलायक अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा।